एरर भी इंक्रीज होता जाता है। तो ये तो जितना भी बताया मैंने, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स थी। अब हम आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स पढ़ने। तो नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं करते हैं, यानी कि हम ज़रूरी नहीं है कि वो रैंडमली हम ले, हम हो सकता है कि हम अपने बेसिस पे ही ले, हमारा जो मन करे हम वो ले, उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें किसी के भी चूज़ करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम ना हो। अब यूनिट ऑफ सैंपल आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट और कन्वीनियंस, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट है इसमें कि हम कोई भी यूनिट को लेते हैं वो अपने पर्सनल जजमेंट पे लेते हैं या हम अपने कन्वीनियंस के ऊपर हम अपनी प्रोबेबिलिटी की सैम्पलिंग करते हैं, हम सैम्पलिंग करते हैं अपने पॉपुलेशन की। अब नो स्टैटिस्टिकल टेक्निक आर यूज्ड फॉर मेजरिंग रैंडम सैम्पलिंग एरर इन अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, यानी कि किसी भी तरह का हम कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ नहीं करते हैं इसके एरर को मेज़र करने के लिए। अब आता है, अब कौन सा आ गया, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, सपोज करिए कि हमें कोई चीज़ चाहिए, हमने कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें नहीं की, हमने बहुत प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से नहीं गए और हम क्या किए, हमें देखना था कि हम कुछ सर्च करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सी विमेन है जो बहुत काम कर रही है। अब इसके लिए हमें अच्छा खासा थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा कि हम कौन से एरिया ले, किसको चूज़ करें। बट कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या हो गया कि हम जिसे भी मिले, जैसे मिले तुरंत हमने उससे पूछना स्टार्ट कर दिया अपने कन्वीनियंस बेसिस पे कि अच्छा ये बताओ ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, जो भी हमारा क्वेश्चन आ रहा है हमने पूछना स्टार्ट कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसके एडवांटेज तो है कि लो कॉस्ट है और कन्वीनियंटली हमें कुछ भी मिल जाता है ईजिली, हमें बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप नहीं लेना पड़ता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये भी हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा बायसनेस होती है, वैल्यू जजमेंट होता है, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हम पूरे पॉपुलेशन के ऊपर, और साथ ही साथ जो है सैम्पल जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं होंगे, और इसमें डिस्क्रिप्टिव हम एप्लीकेशन को रिसर्च के एप्लीकेशन को नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के ही जैसा है, बस अंतर इतना है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम रैंडमली चूज़ करते हैं, लेकिन कोटा सैम्पलिंग में हम रैंडमली नहीं चूज़ करते हैं। यानी कि कोटा सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारे सैम्पल्स होते हैं, इनके अलग अलग स्ट्रेटम तो बने होते हैं, लेकिन ये प्री डिसाइडेड होते हैं कि इसमें किसी सर्टेन फीचर, इनकम या ग्रुप या ऑक्यूपेशन के ही लोग होंगे, इसमें ये ही लोग होंगे। तो ये प्री डिसाइडेड होता है कोटा सैम्पलिंग में। बाकी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की तरह ही होता है, और ये प्री डिसाइड है, रैंडमली बेसिस पे नहीं होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। इसका मेरिट है कि ये स्ट्रेटिफाइड, कम पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग है, और इसके जो फीचर हैं इसमें दोनों हैं, बोथ टेक्निक्स इसमें है। रैंडम जैसे कि कोई भी फीचर या टेक्निक्स हम अपना सकते हैं, इसमें टाइम मनी इफ़िशिएंटली कंसीडर हो जाते हैं, और साथ ही साथ एक स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेटर्स है प्रॉपर कंट्रोल और चेक के साथ अपना इन्वेस्टिगेटिंग करता है। लेकिन इसके डीमेरिट यही है कि ये जो रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती है, इसकी एक्यूरेसी नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिवनेस ही हो उस सैंपल में, और साथ ही साथ ये बायस्ड होता है और पर्सनल बिलीफ या प्रेजुडिस के हिसाब से होता है। अब हम देखते हैं इसमें जजमेंटल सैम्पलिंग। तो जजमेंटल सैम्पलिंग किसे कहते हैं? जजमेंटल सैम्पलिंग को हम पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, और इसमें लोग अपने पर्पस के हिसाब से सैम्पलिंग चूज़ करते हैं। जैसे कि ये थोड़ा लो कॉस्ट भी होता है, लेकिन पर्सनल बेसिस पे होता है। हमें जाना था, सपोज़ हमें किसी ग्रुप में जाना था, बट हम उस ग्रुप में ना जाके हम किसी और से पूछ लिए कि अच्छा ये बताओ, इसके बारे में बता दो, या इस ग्रुप के बारे में मुझे बता दो। ये सिर्फ हमारा जो पर्पस था, हमने बाहर से ही किसी से पूछ लिया, हम एक्चुअल नहीं गए पूछने या उसके बारे में नॉलेज लेने, तो उसको हम बोलते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग। या हम पहले से ही किसी के बारे में ऑलरेडी हम जजमेंटल हो गए हैं कि ये तो ऐसा ही होगा, बट हो सकता है कि वो ऐसा ना हो।
तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग, और जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। अब एक आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिसर्चर आइडेंटिफाई करता है किसी पर्सन, और वो उस पर्सन से फिर रेफरेंस मांगता है दूसरे पर्सन का। और ये किस तरीके से हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, तो ये समझने का तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, उससे बोलते हैं तुम 3 लोगों को जोड़ो, फिर वो 3 लोग से बोलते हैं तुम 3 को जोड़ो, फिर वो 3 से बोलते हैं तुम 3 को जोड़ो, फिर उस 3 से बोलते हैं तुम 3 को जोड़ो। तो इस तरीके से बहुत एक बड़ा सा ग्रुप बना लेते हैं। तो मैंने तो एक सैम्पलिंग देने का आपको वो किया। एक और एग्जाम्पल है जिसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई ड्रग्स लेता है और उस ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति पे के ऊपर, मतलब एक ग्रुप के ऊपर हमें रिसर्च करना है, बट हमें मिल नहीं रहा है ऐसा आदमी जो ड्रग्स लेता हो, क्योंकि नॉर्मली तो लोग बहुत छुपाते हैं कि वो ड्रग्स लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो ऐसे हमें पता नहीं चलता है। तो अगर हमें कोई एक व्यक्ति मिल गया जो ड्रग्स लेता हो, तो उसी के रेफरेंस से हम कई सारे लोगों को जाके मिल सकते हैं, क्योंकि एक ड्रग्स लेने वाला आदमी कई लोगों को जानता है जो ड्रग्स लेते होंगे। तो इस बेसिस इसको हम बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, यानी कि एक उससे हम पूरे, जैसे स्नो गिरती है तो पहले छोटा गिरता है, फिर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है स्नो का। तो उसी तरीके से एक आदमी से हम मिले और उससे हमने बहुत सारे लोगों को ढूंढ लिया। तो उसके हमेशा काम आता है, थोड़ा सा ये इजी भी रहता है, लो कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और साथ ही साथ जो रिसर्चर है वो कई अलग अलग ग्रुप्स में जाके देखता है, समझ लेता है उस हिसाब से। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, और ये डिपेंड करता है उस पर्सन पे। हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो रियल चीज़ें ना बताए। तो इसको हम बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने देखा, और हमने इस वीडियो में जितनी भी सैम्पलिंग से चीज़ें थी हमने उसको पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं आ रहा होगा कोई भी पॉइंट, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है या ऐसा क्यों हुआ, तो मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।